चलिए देखते हैं सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी क्लास 12 के भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास वाले पुस्तक के 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन के बारे में देखेंगे। आज किसी शताब्दी में सामाजिक परिवर्तन पर कोई चर्चा भूमंडलीकरण के संदर्भ पर कुछ विचार किए बिना हो ही नहीं सकती और यह स्वाभाविक है कि सामाजिक परिवर्तन और विकास विषयक इस पुस्तक में भूमंडलीकरण और उदारीकरण शब्द इससे पहले इसके अध्यायों में आ चुका है और इसके बारे में हमने देखा था अध्याय 4 में भूमंडलीकरण, उदारीकरण और सामाजिक समाज विषयक अनुभाग को पुनः स्मरण कर सकते हैं और अपनी पुस्तक के पन्ने पीछे की ओर पलटे और अध्याय मैंने पीछे वाले चैप्टर के पलटे और अध्याय 5 के उदारीकरण के बारे में भारत सरकार की नीति और भारतीय उद्योगों पर उसका प्रभाव विषयक अनुभाग को फिर पढ़े या सुने। और जब हमने अध्याय 3 में विजन मुंबई एवं भूमंडलीय शब्दों के विषय के बारे में चर्चा की थी तब भी ये शब्द आए थे और अपनी पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी अपने भूमंडलीकरण शब्द को समाचार पत्रों, टेलीविजन कार्यक्रमों, यहाँ तक कि अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी इन्हों कभी पढ़ा होगा या सुना भी होगा। और क्रियाकलाप 6.1 में आप यह जानेंगे कि सहायता में ये मदद करती है जानने की कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रसंगों में उनके रीतियों से किया जाता है। और फिर भी हमें यह स्पष्ट रूप से जानने की आवश्यकता है कि वास्तव में इस शब्द का अर्थ क्या है। इस अध्याय को हम भूमंडलीकरण के अर्थ को उसके भिन्न भिन्न आयामों में और उनके सामाजिक परिणामों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि क्रियाकलाप में दिया गया है कि किसी भी समाचार पत्र को नियमित रूप से 2 सप्ताह तक पढ़ें और यह नोट करें कि भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग कैसे हुआ है और कक्षा में अपने अन्य साथियों के साथ टिप्पणियों से अपनी टिप्पणी की तुलना करें और विभिन्न प्रकार के टेलीविजन कार्यक्रमों में भूमंडलीकरण एवं विश्वव्यापी शब्दों के संदर्भों को नोट करें और आप राजनीति या आर्थिक अथवा सांस्कृतिक मामलों से संबंधित समाचारों और चर्चाओं पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उसके बाद कि लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि भूमंडलीकरण की एक ही परिभाषा हो सकती है या उससे समझने का तरीका भी एक ही नहीं हो सकता। दरअसल हम यह देखेंगे कि भिन्न भिन्न विषय अथवा अकादमिक शास्त्रीय यानी डिसिप्लिन भूमंडलीकरण के भिन्न भिन्न पक्षों पर ध्यान दिलाते हैं और अर्थशास्त्र आर्थिक आयामों पर जैसे पूंजी के प्रवाह आदि का अधिक विवेचन करता होता है। उसके बाद राजनीति शास्त्र सरकारों की बदलती हुई भूमिका पर ध्यान दिलाता है। तथापि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ही इतनी व्यापक है कि भिन्न भिन्न विषयों को भूमंडलीकरण के कारणों और परिणामों को समझने के लिए एक दूसरे से अधिक जानकारी लेनी पड़ती है। तो आइए अब हम देखें कि समाजशास्त्र भूमंडलीकरण को समझने के लिए क्या करता है। समाजशास्त्र व्यक्तियों और समाज, सूक्ष्म और स्थूल, व्यष्टि एवं समष्टि, स्थानीय एवं भूमंडलीय के बीच के संबंधों के भाव को समझने के लिए समाजशास्त्री कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं। और एक दूर दराज के गाँव में रहने वाला किसान भूमंडलीय परिवर्तन से कैसे प्रभावित होता है और भूमंडलीकरण ने मध्य वर्ग के रोजगार के अवसरों पर कैसे प्रभाव डालता है और उससे ने बड़े सारा भारतीय निगमों के परराष्ट्रीय निगम बन जाने की संभावनाओं को कैसे प्रभावित किया है। यदि खुदरा व्यापार का क्षेत्र पारराष्ट्रीय बड़ी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है तो पड़ोस के पंसारी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। और आज हमारे शहरों और कस्बों में इतने अधिक बड़े बिक्री भंडार क्यों हैं और आज के युवा में अपना खाली समय बिताने का तरीका कैसे बदल गया है। हम भूमंडलीकरण द्वारा लाए जा रहे विभिन्न प्रकार के व्यापक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण लेते हैं। आप स्वयं भी ऐसे कई उदाहरण बता सकेंगे जिनमें भूमंडलीय घटनाक्रम आम लोगों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं और उसके माध्यम से उस तरीके को भी प्रभावित कर रहा है जिससे समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन करना है। बाजार को खुला कर देना और उसके और अनेक उत्पादों के आयाम पर लगे प्रतिबंध को हटा देना। हम देखते हैं कि हमारे आसपास के पड़ोस की दुकानों में दुनिया के भिन्न भिन्न भागों से उत्पादित वस्तुएं आने लगती है और आयाम पर लगे सभी प्रकार के परिणात्मक प्रतिबंधों को 1 अप्रैल 2001 में खारिज कर दिया गया। अब पड़ोस के फलों को दुकान में बिक्री के लिए पड़ी चीन की नाशपाती और ऑस्ट्रेलिया के सेब को देखकर आश्चर्य नहीं होता है। पड़ोस की दुकान में आपको ऑस्ट्रेलियाई संतरे का रस और बर्फ में जमे हुए पैकेटों में तलने के लिए तैयार जैसे आलू की चिप्स हो गई, ये सब मिलती है।
और हम अपने घरों में अपनी परिवार या मित्रों के साथ बैठकर जो खाते पीते हैं वह भी धीरे धीरे बदल रहा है। अवनीतियों के लिए अवनीति में किए गए ऐसे परिवर्तन उपभोक्ताओं और उत्पादकों को अलग अलग तरीके से भी प्रभावित कर दिया। यह बदलाव जहां एक संपन्न शहरी उपभोक्ता के लिए उपयोग के नए और व्यापक विकल्प लाता है, वहीं एक किसान के लिए आजीविका का संकट भी पैदा करता है। ये परिवर्तन व्यक्तिगत होते हैं क्योंकि वे व्यक्ति के जीवन और जीवन शैली को भी प्रभावित करते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से सार्वजनिक नीतियों से भी जुड़े होते हैं जिन्हें सरकार अपनाती है और विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के साथ समझौता करके तय करती है। और इसी प्रकार स्थूल नीतिगत परिवर्तनों का मतलब यह है कि एक टेलीविजन चैनल की बजाय आज हमारे पास वास्तव में 20 चैनल हैं और मीडिया में भी जो आकस्मिक नाटकीय परिवर्तन आए हैं वे संभवतः भूमंडलीकरण के सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव है। हम इनके बारे में अगले अध्याय में अधिक विस्तार से भी चर्चा करेंगे और यहाँ वैसे ही कुछ बेतरतीब उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन आप इनकी सहायता से उस घनिष्ठ पारस्परिक संबंध को समझ सकेंगे जो लोग के व्यक्तिगत जीवन और भूमंडलीकरण की दूरस्थ नीतियों के बीच विद्यमान है। जैसे कि पहले कहा गया है कि समाजशास्त्रीय कल्पना शक्ति सूक्ष्म एवं स्थूल के बीच, व्यष्टि एवं समष्टि के बीच और व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक के बीच संबंध स्थापित करते हैं। कोई भी समाजशास्त्री या सामाजिक मानव विज्ञानी एक समाज का अलग थलग रूप के अध्ययन नहीं कर सकता। स्थान और समय की दूरियां सिकुड़ जाने से यह परिवर्तन होता है और समाजशास्त्रियों को इन भूमंडलीय अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए गांवों, परिवारों, आंदोलनों, बच्चों के पालन पोषण के तरीके, काम और अवकाश के क्षणों तरफ, उसके बाद तबतरशाही, उसके बाद अधिकारी तंत्रीय संगठन अथवा जातियों का अध्ययन करना होता है। और इस अध्याय में विश्व व्यापार संगठन के नियमों का कृषि पर तथा उसके फलस्वरूप किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया गया है। भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक होता है और यह हम सबको प्रभावित ही करता है। भूमंडलीकरण का प्रभाव बहुत व्यापक होता है, यह सबको प्रभावित भी करता है और कुछ के लिए इसका अर्थ यह है कि नए नए अवसरों का उपलब्ध होना, तो दूसरों के लिए आजीविका की हानि भी हो सकता है। जो ही चीनी और कोरियाई रेशम के धागे ने बाजार में प्रवेश किया, बिहार की रेशम काटने और धागा बनाने वाली औरतों का धंधा ही चौपट हो गया और बुनकर और उपभोक्ता इस नए यानी चीन और कोरिया देश की रेशम की धागे को अधिक पसंद करते हैं क्योंकि यह कुछ सस्ता होता है और इनमें एक तरह की चमक भी होती है। भारतीय समुद्री जल के बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले जहाजों के प्रवेश के साथ ही कुछ ऐसी ही उठापटक हुई है और ये बड़े बड़े जहाज वे सब मछलियां बटोर कर ले गए जो पहले भारतीय नौकाओं द्वारा इकट्ठी की जाती थी और इस प्रकार मछली छाटने, सुखाने, बेचने और जाल बुनने वाले औरतों की रोजी रोटी छीन गई। गुजरात में गोंद इकट्ठा करने वाली औरतों जो पहले बावल के पेड़ों यानी जूली फेरा से गेंद इकट्ठा करती थी, वो सूडान के सस्ते गोंद का आयात शुरू हो जाने से अपना रोजगार खो बैठी है। भारत के लगभग सभी शहरों में रद्दी बनने वाले लोग जो कुछ हद तक अपना रोजगार खो बैठे क्योंकि विकसित देशों से रद्दी कागज का आयात होने लगा। और इसी अध्याय में आगे चलकर हम ये देखेंगे कि परंपरागत मनोरंजनकर्ताओं के व्यवसाय पर इस भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा। यह स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण का सामाजिक असर बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे कि आपने अभी देखा कि समाज के विभिन्न हिस्सों पर इसका प्रभाव बहुत ही भिन्न प्रकार का होता है। इसलिए भूमंडलीकरण के प्रभाव के बारे में लोगों के जीवन एक समान न होकर बहुत ही विभाजित है। कुछ का विश्वास है कि भूमंडलीकरण बेहतर विश्व के अग्रदूत के रूप में अत्यंत आवश्यक है। दूसरों का डर है कि विभिन्न भागों समूहों के लोगों पर भूमंडलीकरण का अवसर बहुत ही अलग अलग प्रकार का होता है। उनका कहना है कि अधिक सुविधा संपन्न वर्गों में बहुत से लोगों को तो इसके लाभ होगा, लेकिन पहले से ही सुविधा वंचित आबादी के बहुत बड़े हिस्से की हालत बद से बदतर भी होती चली जाएगी। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि भूमंडलीकरण एकदम नई प्रक्रिया नहीं है। अगले 2 अनुभागों में हम इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे
दिखाएंगे और हम यह भी पता लगाएंगे कि प्राचीन काल में भूमंडलीय स्तर पर भारत के अंतः संबंध कैसे थे, और हम यह भी जांच करेंगे कि क्या वास्तव में भूमंडलीकरण कुछ खास विशेषताएं हैं, और ये वे क्या क्या विशेषताएं इसके बारे में भी देखेंगे। देखते हैं क्या भूमंडलीकरण के अंतः संबंध विश्व और भारत के लिए नए हैं। यदि भूमंडलीय अंतर संबंधों के बारे में है तो हम यह पूछ सकते हैं कि क्या यह कोई नई परिघटनाएं हैं, या क्या भारत और विश्व के विभिन्न भाग प्रारंभिक कालों में आपस में अंतरक्रिया नहीं करते थे। देखते हैं प्रारंभिक वर्षों के बारे में। भारत आज से 2000 वर्ष पहले भी विश्व के से अलग थलग नहीं था। हमने अपनी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में प्रसिद्ध रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के बारे में पढ़ा था, और यह मार्ग सदियों पहले भारत को उन महान सभ्यताओं से जोड़ा था जो चीन, फ्रांस, मिस्र और रोम में स्थित था। और हम यह भी जानते हैं कि भारत के लंबे अतीत के दौरान विश्व के भिन्न भिन्न भागों से लोग यहाँ आए थे, और कभी व्यापार के रूप में तो कभी विजेता के रूप में, और कभी नए स्थान की तलाश के प्रवासी के रूप में आए और फिर वे यहीं बस गए। दूर दराज के भारतीय गांवों में लोग ऐसे समय को याद करते हैं जब उनके पूर्वज कहीं और रहा करते थे, और जहां से वे उस स्थान पर आए और जहां वे उस स्थान पर रहने लगे। इस प्रकार भूमंडलीय अंतःक्रिया अथवा भूमंडलीय दृष्टिकोण कोई नई चीज नहीं है जो आधुनिक युग अथवा आधुनिक भारत के लिए अनोखी होती है। बक्स में एक बार देखें तो यह एक रोचक तथ्य है कि यह तथ्य है कि संस्कृत भाषा का सबसे महान व्याकरणचार्य पाणिनि, जिसने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी के आसपास संस्कृत व्याकरण और स्वविज्ञान की सुव्यवस्थित रूपांतरित किए, और वे अफगान मूल के थे। और 7वीं शताब्दी के चीनी विद्वान ई जिंग ने चीन से भारत आए हुए थे और मार्ग के जावा यानी श्री विजय शहर में रुककर संस्कृत सीखी थी। अंतःक्रिया का प्रभाव थाईलैंड से मालाया, इंडो चाइना, इंडोनेशिया, फिलीपीन और कोरिया और जापान तक समस्त एशिया महाद्वीप की भाषाओं और शब्दावलियों में दृष्टिगोचर होता है। हमें कूपमंडूक यानी कुएं में रहने वाले मेढक से संबंधित एक नीति कथा में एकांकीकरण के विरुद्ध एक चेतावनी मिलती है, और यह नीति कथा संस्कृत के अनेक प्राचीन ग्रंथों के बार बार दोहराई गई है। और उसके बाद कूपमंडूक एक मेढक है जो जीवन भर एक कुएं में रहता है, वह और कुछ नहीं जानता और बाहर की हर चीज का अनुपर्शक करता है, और वह किसी से बात नहीं करता और किसी के साथ किसी भी विषय पर तर्क वितर्क नहीं करता। वह तो बस बाहरी दुनिया के बारे में अपने दिल में गहरा संदेश पाले रखता है। विश्व का वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास वास्तव में बहुत ही सीमित होता है। यदि हम भी कूपमंडूक की तरह जीवन बिताने लगे तो कैसा होगा। देखते हैं उपनिवेशवाद और भूमंडलीय संयोग के बारे में। तो हमने आधुनिक भारत में सामाजिक विकास की कहानी औपनिवेशिक काल में शुरू की थी, और आपने अध्याय 1 में पढ़ा होगा कि आधुनिक पूंजीवाद का उसके प्रारंभ से ही एक भूमंडलीय आयाम रहा है। उसके बाद उपनिवेशवाद उस व्यवस्था का एक भाग था जिसे पूंजी, कच्ची सामग्री, ऊर्जा और बाजार के नए स्रोतों और एक ऐसे संजाल यानी नेटवर्क की आवश्यकता थी जो उसे संभाले हुए थे। और आज भूमंडलीकरण की आम पहचान है लोगों का एक बड़े पैमाने पर प्रवासन, जो उसका एक परिभाषिक लक्षण है। आप यह तो जानते हैं कि संभवतः लोगों का सबसे बड़ा प्रवासन यूरोपीय लोगों का देशांतर था, जब वे अपना देश छोड़कर अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में जा बसे। आपको याद होगा कि भारत में गिरमिटिया मजदूरों को किस प्रकार जहाज़ों में भरकर एशिया, अफ्रीका और उत्तरी दक्षिण अमेरिका के दूरवर्ती भागों में काम करने के लिए ले जाया गया, और दास व्यापार के अंतर्गत हजारों अफ्रीकियों को दूरस्थ तटों पर गाड़ियों से भरकर ले जाया गया था। उसके बाद स्वतंत्र भारत और विश्व के बारे में देखें। स्वतंत्र भारत ने भी भूमंडलीय दृष्टिकोण को अपना रखा है। यह कई अर्थों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में मिला था। विश्व भर में चल रहे उदारता संघर्षों के लिए प्रतिबद्धता, विश्व के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के साथ एकता दर्शाना इस दृष्टिकोण का अभिन्न अंग था। बहुत से भारतवासियों ने शिक्षा एवं कार्य के लिए समुद्र पार की यात्राएं की, और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी। कच्चा माल, सामग्री और प्रौद्योगिकी का आयात और निर्यात स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही देश के
विकास का अंग रहा है और उसके बाद अंग बना रहा है, और उसके बाद विदेशी कंपनियां भारत में सक्रिय थी। और इसलिए हमें अपने आप से यह पूछने की जरूरत है कि परिवर्तन की वर्तमान प्रक्रिया क्या अमूल रूप से उस प्रक्रिया से भिन्न है जिससे हमने अतीत में देखा था। तो भूमंडलीयकरण की समझ में देखें तो हमने देखा कि अत्यंत प्रारंभिक काल से हैं। भूमंडलीय विश्व के साथ भारत के संबंध बहुत महत्वपूर्ण रहे। और हम यह भी जानते हैं कि पश्चात पूंजीवाद जैसे कि वह यूरोप में उभरा था, उसके बाद उपनिवेशवाद के रूप में अन्य देशों के संसाधनों पर भूमंडलीय नियंत्रण के रूप में उभरा और आधे भी रहा। किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भूमंडलीकरण केवल भूमंडलीय अंतर संबंधता के बारे में ही है या फिर इसका संबंध उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से है जो उत्पादन और संचार, श्रम तथा पूंजी के संगठन, प्रौद्योगिकी, नवाचार और सांस्कृतिक अनुभव, शासन की प्रणाली और सामाजिक आंदोलन में हुए हैं। ये परिवर्तन तब भी सार्थक प्रतीत होते थे भले ही कुछ प्रतिमान पूंजीवाद की प्रारंभिक अवस्थाओं में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो चुके हो। कुछ ऐसे परिवर्तनों ने जो कि संचार क्रांति से प्रवाहित हुए थे हमारे काम करने और रहने के रहने की तौर तरीके को बहुआयामी रूप से बदल दिया गया है। अब हम भूमंडलीकरण की विशेषताओं के बारे में बतलाने का प्रयास करेंगे। जब आप उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि भूमंडलीय अंतर संबंधता को एक सरल परिभाषा भूमंडलीकरण की गहनता एवं जटिलता को क्यों नहीं पकड़ पाती है। तो देखते हैं भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक एवं आर्थिक संबंधों को विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतर निर्भरता पर की वृद्धि से है। और यद्यपि आर्थिक शक्ति या भूमंडलीयकरण का एक भिन्न अंग है, लेकिन यह कहना गलत होगा कि अकेले ही शक्तियां ही भूमंडलीकरण को उत्पादित करती है। भूमंडलीकरण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा ही सबसे आगे बढ़ा है और इन प्रौद्योगिकियों ने विश्व भर में लोगों के बीच अंतःक्रिया की गति एवं क्षेत्र को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि राजनीतिक संदर्भ में भी इसका विस्तार हुआ है। आइए भूमंडलीकरण के विभिन्न आयामों पर दृष्टिपात करें और अपनी चर्चा को सहज बनाने के लिए हम आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर पृथक रूप से विचार करें। तथापि आप शीघ्र ही समझ जाएंगे कि वे पहलू कितनी गहराई से परस्पर जुड़े हुए हैं। तो भूमंडलीकरण के विभिन्न आयाम के बारे में पहले आर्थिक आयाम में देखें। तो भारत में हम उदारीकरण और भूमंडलीकरण दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर करते रहते हैं। वे वास्तव में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आवश्यक है कि जुड़े हुए ये अवश्य है, पर एक जैसे ये नहीं है। और जुड़े तो है लेकिन ये एक जैसे नहीं है। और भारत में हमने देखा कि राज्य यानी सरकार ने 1991 में अपनी आर्थिक नीति में कुछ परिवर्तन लाने का निर्णय लिया था और इन परिवर्तनों को उदारीकरण की नीतियां कहा गया। यानी आधुनिक उदारीकरण की आर्थिक नीतियां में जैसे भूमंडलीकरण में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का विश्व भर में विस्तार सम्मिलित है और यह विस्तार कुछ आर्थिक नीतियों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। मोटे तौर पर इस प्रक्रिया को भारत ने उदारीकरण कहा और उदारीकरण शब्द का तात्पर्य ऐसे अनेक नीतिगत निर्णयों से है जो भारत राज्य द्वारा 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोल देने के उद्देश्य से लिए गए थे और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा इससे पहले अपनाई जा रही नीति पर विराम लग गया। उसके बाद सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक ऐसे कानून बनाए थे जिनसे यह सुनिश्चित किया गया था कि भारतीय बाजार और भारतीय स्वदेशी व्यवसाय व्यापक विश्व की प्रतियोगिता से सुरक्षित रहे। और इस नीति के पीछे यह अवधारणा थी कि उपनिवेशवाद से मुक्त हुआ देश स्वतंत्र बाजार की स्थिति में नुकसान में ही रहेगा। और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अर्थ था भारतीय व्यापार को नियमित करने वाले नियमों और वित्तीय नियमनों को हटा देना। और इस उपाय को आर्थिक सुधार भी जाता है। ये सुधार क्या है तो जुलाई 1991 से भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपने सभी प्रमुख क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक क्षेत्र और वित्तीय संस्थाएं आदि में सुधार की एक लंबी श्रृंखला देखी है। और इसके पीछे कुछ मूल्य अवधारणा यह थी कि भूमंडलीय बाजार से पहले से अधिक समावेश करना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उदारीकरण की प्रक्रिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से
ऋण लेने की भी जरूरत हो गई और यह ऋण कुछ निश्चित शर्तों पर दिए गए। सरकार को कुछ विशेष प्रकार के आर्थिक उपाय करने के लिए वचनबद्ध होना पड़ा और इन आर्थिक उपायों के अंतर्गत संरचनात्मक समायोजन की नीति अपनानी होती है। उसके बाद इस समायोजनों का अर्थ सामान्यतः सामाजिक अर्थों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के राज्य के व्यय से कटौती है और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के संदर्भ में यह भी बात सही कही जाती है। उसके बाद है बंगाल पर राष्ट्रीय नियम के बारे में। तो भूमंडलीकरण को प्रेरित एवं संचारित करने के अनेक आर्थिक कारकों में से परराष्ट्रीय नियमों की भूमि विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। और उसके बाद TNC उसके बाद MNC या मल्टीनेशनल परराष्ट्रीय निगम जो ऐसी कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में अपने माल का उत्पादन करती है अथवा बाजार सेवाएं प्रदान करती है और ये अपेक्षाकृत छोटी फर्म में हो सकती है। इनमें एक या दो कारखाने उस देश से बाहर होते हैं जहां वे मूल रूप से स्थिर है और साथ ही वे बड़े विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान भी हो सकते हैं जिसका कारोबार संपूर्ण भूमंडल में फैला हुआ है। कुछ बहुत बड़े परराष्ट्रीय निगमों MNC के नाम जो जग प्रसिद्ध है वे है जैसे कि कोका कोला, उसके बाद जनरल मोटर्स, उसके बाद कॉलगेट पोमोलिव है, उसके बाद कोडेक है, उसके बाद मित्सुबिशी है, ये आदि है कुछ प्रमुख निगमों जन प्रसिद्ध निगम है। और भले ही इन निगमों का अपना एक स्पष्ट राष्ट्रीय आधार हो फिर भी ये भूमंडलीय बाजार और भूमंडलीय मुनाफे की ओर अभिमुखी है। और कुछ भारतीय निगम भी परराष्ट्रीय बने हुए हैं किंतु हम समझ के इस बिंदु पर निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि इस रुख को कुल मिलाकर भारत के लोग इसे किस अर्थ में लेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था के बारे में देखें। इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था का एक अन्य कारक है जो कि आर्थिक भूमंडलीकरण को सहारा देता है। कंप्यूटर के माउस को दबाने मात्र से बैंक, निगम, नीति प्रबंधन और निवेशकर्ता अपनी निधि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इधर के उधर भेज सकते हैं। हालांकि इस प्रकार क्षण भर में इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा भेजने का यह तरीका बहुत खतरनाक भी है। भारत में अक्सर इसकी चर्चा स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली उतार चढ़ाव के संदर्भ में की जाती है और यह उतार चढ़ाव विदेशी निवेशकों द्वारा मुनाफे के लिए अचानक बड़ी मात्रा में स्टॉक खरीदने या बेचने के कारण आता है और ऐसे सौदे बाजार क्रांति की बदौलत ही संभव हुए हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद देखें दक्षिण भारत रहित अर्थव्यवस्था या ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में। भूमंडलीय अर्थव्यवस्था पिछले युगों के विपरीत अब प्राथमिक रूप से कृषि या उद्योग पर आधारित नहीं है। और उसके बाद भार रहित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसके उत्पादन सूचना पर आधारित होते हैं जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मीडिया और मनोरंजक उत्पादक तथा इंटरनेट आधारित सेवाएं हैं। ज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें अधिकांश कार्य बल वस्तुओं के वास्तविक भौतिक उत्पादन अथवा वितरण में संलग्न नहीं होते हैं बल्कि उनके प्रारूप यानी डिजाइन, विकास, प्रौद्योगिकी, विपणन, बिक्री और सर्विस आदि में लगा रहता है। और इस अर्थव्यवस्था में आपके पड़ोस में स्थित खान पान प्रबंधन सेवा से लेकर बड़े बड़े ऐसे संगठन भी शामिल हैं जो सम्मेलनों जैसे व्यवसायिक समारोह से लेकर शादी विवाह जैसे पारिवारिक आयोजनों के लिए मेजबानी को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। और ऐसे भी बहुत से नए नए व्यवसाय हैं जिनके बारे में कुछ दशकों पहले सुना भी है या सुना ही नहीं गया है। और उसके बाद उदाहरण के लिए कार्यक्रम प्रबंधक क्या आप उनके बारे में सुना है, वे क्या करते हैं और ऐसी ही कुछ नई सेवाओं का भी पता लगाइए। उसके बाद देखें वित्त का भूमंडलीकरण के बारे में। यह भी ध्यान रहे कि कुछ मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति के कारण पहली बार वित्त का भूमंडलीकरण हुआ और यह भूमंडलीय आधार पर एकीकृत वित्तीय बाजार इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कुछ ही क्षणों में अरबों खरबों डॉलर के लेन देन कर डालती है और पूंजी और प्रतिभूति बाजारों में 24 घंटे व्यापार चलता रहता है। उसके बाद जैसे न्यूयॉर्क है,
टोक्यो है और लंदन जैसे नगर वित्तीय व्यापार के प्रमुख केंद्र भी है। भारत में मुंबई को देश की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। उसके बाद भूमंडलीय संचार के बारे में देखें तो विश्व में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र और दूरसंचार के आधारभूत ढांचे में हुई महत्वपूर्ण उन्नति के फलस्वरूप भूमंडलीय संचार व्यवस्था में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं और अब कुछ घरों और बहुत से कार्यालयों में बाहरी दुनिया के साथ ही संबंध बनाए रखने के अनेक साधन मौजूद है, जैसे टेलीफोन यानी लैंडलाइन और मोबाइल दोनों किस्मों के। उसके बाद आता है फैक्स मशीनें आती है, डिजाइन और केबल टेलीविजन आता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल और इंटरनेट आदि भी आते हैं। आप में से कुछ को ऐसी बहुत सी जगहों के बारे में पता होगा जो कुछ को नहीं भी पता होगा, और हमारे देश में इसे अक्सर डिजिटल विभाजक का सूचक माना जाता है। और इस डिजिटल विभाजक के बावजूद प्रौद्योगिकी के ये विविध रूप समय और दूरी को तो संकुचित या कम करते ही हैं, और इस ग्रह पर दो सुदूर विपरीत दिशाओं बेंगलुरु और न्यूयॉर्क में जैसे बैठे दो व्यक्ति न केवल बातचीत कर सकते हैं बल्कि दस्तावेज और चित्र आदि भी एक दूसरे को उपग्रह प्रौद्योगिकी की सहायता से भेज भी सकते हैं। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने विश्व में नेटवर्क सोसाइटी एवं मीडिया सोसाइटी को उत्पन्न किया है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच अंतर संबंध भी उत्पन्न हुए हैं, लेकिन उनमें अभी भी कुशलता एवं गुणात्मक सुधार की जरूरत है। इस विषय पर भारत सरकार ने एक और अनेक संभावनाओं वाली योजना डिजिटल इंडिया को प्रारंभ किया, जो सभी प्रकार के विनिमय के डिजिटलाइजेशन को सहायक इकाई के रूप में स्थापित किया है। अब यह कार्यक्रम भारतवर्ष में एक ऐसे रूपांतरण को जन्म देगा जो डिजिटल दृष्टि के सतर्क भारतीय समाज एवं ज्ञान अर्थव्यवस्था को विस्तार देगा। और आप पिछले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि बाह्य स्रोतों से काम कैसे लिया जा सकता है। उसके बाद एक बॉक्स में है कि भूमंडलीय स्तर पर इंटरनेट का प्रयोग 1940 के दशक से में बहुत अधिक बढ़ गया है। भूमंडलीय स्तर पर इंटरनेट का प्रयोग 1990 के दशक में बहुत बढ़ गया है, और 1998 में विश्व भर में 7 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते थे, और इनमें से 62% प्रयोगकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में थे, और जबकि 12% एशिया में थे। और 2000 तक इंटरनेट के प्रयोगकर्ता की संख्या बढ़कर 32.5 करोड़ हो गई। भारत में सन 2000 तक इंटरनेट के ग्राहकों की संख्या 30 लाख हो गई और 1.5 करोड़ लोग उसका प्रयोग करते थे, और यह अब बढ़कर 70 करोड़ हो गया है। और 2017 के और 18 के एक अध्ययन के अनुसार 10 घरों में से एक घर में कंप्यूटर है, लगभग सभी घरों में 1/4 घरों में मोबाइल फोन या अन्य उपकरणों के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी है। और ये आंकड़े स्वयं यह सूचित करते हैं कि देश में कंप्यूटर का तेजी से फैले होने के बावजूद डिजिटल विभाजन यहाँ अब भी है, और इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है, जो कि साइबर फेक के माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध है। किंतु ग्रामीण इलाके अभी भी अनिश्चित विद्युत आपूर्ति, व्यापक रूप से फैली हुई निरक्षरता और टेलीफोन कनेक्शन जैसे अधिसंरचनाओं के अभाव के कारण अधिक इस सुविधा से वंचित भी है। उसके बाद फिर भारत में दूरसंचार विस्तार के बारे में, तो जब भारत ने 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति की, उस समय इस नए राष्ट्र में 35 करोड़ की जनसंख्या के लिए 84,000 टेलीफोन लाइनें थी, और 33 साल बाद 1980 तक भी भारत की टेलीफोन सेवा की हालत ठीक नहीं थी। अब तब 70 करोड़ की जनसंख्या के लिए केवल 25 लाख टेलीफोन तथा 12,000 सार्वजनिक फोन थे, और लगभग 6 लाख गाँवों में से केवल 3% गाँवों में ही टेलीफोन लगे हुए थे। किंतु 1990 के दशक के आखिरी वर्षों में दूरसंचार परिदृश्य में व्यापक बदलाव आ गया। 1999 तक भारत में 2.5 करोड़ टेलीफोन लाइनें लग चुकी थी, जो देश के 30 नगरों और 4,869 कस्बों और 3,10,897 गाँवों में फैली हुई थी, जिनकी बदौलत भारत का दूरसंचार संजाल यानी नेटवर्क विश्व में 9वां सबसे बड़ा संजाल यानी नेटवर्क बन गया था। और 1988 से 1998 के बीच किसी न किसी प्रकार की टेलीफोन सुविधा वाले गाँवों की संख्या 27,000
2316 से बढ़कर 3 लाख है, यानी भारत में गांवों की कुल संख्या से आधी हो गई। और वर्ष 2000 तक कोई भी 60,000 पब्लिक कॉल ऑफिस यानी पीसीओ भारत में दूर दूर तक ग्रामीण, पहाड़ी और जनजातीय इलाकों में विश्वसनीय टेलीफोन सेवा प्रदान करने लगे थे। और जहां टेलीफोन करने के इच्छुक व्यक्ति आराम से आए और टेलीफोन करे और मीटर से आए और पैसे चुकाकर चले गए। इस प्रकार पीसीओ की सुविधा उपलब्ध हो जाने से पारिवारिक सदस्यों के साथ संपर्क बनाए रखने की भारतीय लोगों के लिए एक प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक आवश्यकता पूर्ति होती है। और जैसे कि भारत में शादी विवाह आदि के उत्सवों में शामिल होने के लिए, सगे संबंधी के पास जाने के लिए और उसके बाद अंत्येष्टि आदि में सम्मिलित होने के लिए रेलगाड़ी यात्रा करने का सबसे सुलभ या साधन बन गया है। और वैसे ही टेलीफोन भी पारिवारिक घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का सबसे आसान तरीका माना जाता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दूरभाष सेवाओं से संबंधित अधिकतर विज्ञापनों में जहां माँ को बेटे बेटियों से और दादा दादियों, नाना नानियों को पोते पोतियों और नातियों से बात करते हुए दिखाया जाता है। भारत में दूरभाष व्यवस्था का विस्तार वाणिज्यिक कार्य व्यवस्था के अलावा अपने प्रयोगकर्ता के लिए एक प्रबल सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का भी कार्य करते हैं। उसके बाद सेल्यूलर टेलीफोन में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। उसके बाद अधिकांश नगर में रहने वाले मध्यवर्गीय युवाओं के लिए सेल फोन अनेक अस्तित्व का हिस्सा बन गए हैं। इस प्रकार सेल फोन के इस्तेमाल में भारी वृद्धि हुई है और इसके इस्तेमाल के तरीके में भी काफी बदलाव आए हुए हैं। उसके बाद भूमंडलीकरण और श्रम में भूमंडलीकरण और एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम का विभाजन भी देखें तो एक नया अंतर्राष्ट्रीय श्रम में विभाजन उभर आया, जिसमें तीसरी दुनिया के शहरों में अधिकाधिक नियमित निर्माण, उत्पादन और रोजगार किया जाता है। अध्याय 4 में बाह्य स्रोतों के उपकरणों के बारे में और अध्याय 5 में संविदा के बारे में पढ़े थे हमने। और यहाँ हम इस संबंध में स्थित स्पष्टता के लिए नाइके कंपनी का उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जैसे कि नाइके कंपनी 1960 के दशक में अपनी स्थापना के समय से ही बहुत तेजी से विकसित हुई। नाइके जूते का आयात करने वाली कंपनी के रूप में विकसित हुई। उसके बाद जिसके संस्थापक फिल नाइट जापान से जूते आयात करते थे और उन्हें खेल संबंधी आयोजनों में बेचते थे। कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के रूप में विकसित होकर परराष्ट्रीय निगम बन गई और इसका मुख्यालय बेवर्टन में पोर्टलैंड, उसके बाद ओरेगन के बाहर स्थित है। केवल 2 अमेरिकी कारखाने ही नाइके के लिए जूते बनाए जाते थे। फिर 1960 के दशक में नाइके के जूते जापान में भी बनाए जाने लगे। अब जब वहां लागत बढ़ी तो उत्पादन कार्य 1970 के दशक के मध्य भाग में दक्षिण कोरिया को स्थानांतरित कर दिया गया। फिर जब दक्षिण कोरिया में मजदूरी की लागत बढ़ी तो 1980 के दशक में उत्पादन को थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला दिया गया। तदुपरांत 1990 के दशक से हम भारत में नाइके के जूते का उत्पादन कर रहे हैं, किंतु यदि और कहीं मजदूरी अधिक सस्ती होती है तो उत्पादन केंद्र वहां खोल दिए जाते हैं और इस संपूर्ण प्रक्रिया से श्रमिक जन अत्यंत कमजोर और असुरक्षित हो जाते हैं। श्रम का यह लचीलापन अक्सर उत्पादकों के पक्ष में ही काम करते हैं और एक केंद्रीकृत स्थान पर विशाल पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन फोर्डवाद की बजाय हम अलग अलग स्थान पर उत्पादन की लचीली प्रणाली फोर्डवादोत्तर यानी पोस्ट फोर्डिज्म की ओर बढ़ चुके होते हैं। उसके बाद एक बॉक्स में दिया गया है कि प्रत्यक्ष रूप से तो जनरल मोटर्स नामक कंपनी पोटिया के लिए मेंस आदि जैसे अमेरिकी कार बनाती है और इसकी शोरूम कीमत $20,000 है, जिसमें से सिर्फ $7,600 ही अमेरिकनों यानी टेडरार के कर्मियों के प्रबंधक, निवारक के वकीलों और बैंकरों, वाशिंगटन में रहने वाले समर्थकों एवं प्रचारकों और देश भर में जनरल मोटर्स के शेयर धारकों के पास ही जाते हैं। जैसे शेष में से 48% हिस्सा दक्षिण कोरिया को मजदूरी और कार के हिस्से को जोड़ने के लिए, 28% हिस्सा जापान को इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन जैसे हिस्सों के लिए, उसके बाद 12% जर्मनी को सेल और डिजाइन इंजीनियरिंग के लिए, 7%
ताइवान और सिंगापुर को छोटे कलपुर्जों के लिए भेजा जाता है। उसके बाद 7% यूनाइटेड किंगडम को विपणन के लिए और लगभग 1% बारबोडास या आयरलैंड को आंकड़े तैयार करने के लिए जाते हैं। उसके बाद देखें भूमंडलीकरण और रोजगार के बारे में। भूमंडलीकरण और श्रम के बारे में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार और भूमंडलीकरण के बीच के संबंध का। यहाँ भी हमने भूमंडलीकरण का असमान प्रभाव देखा। नगरीय केंद्रों के मध्यवर्ती युवा के लिए भूमंडलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति ने रोजगार के नए नए अवसर खोल दिए हैं और कॉलेजों से नाम के लिए BA, SSC, BA और उसके बाद BCom की डिग्री लेने के बजाय कई युवा कंपनियों के संस्थानों में से कंप्यूटर की भाषाएं सीख रहे हैं और अथवा कॉल सेक्टरों में या व्यापार प्रक्रिया बाह्य परियोजना यानी BPO कंपनियों की नौकरियां ले लेते हैं और विकास बिक्री भंडारों यानी शॉपिंग मॉल से काम भी करते हैं और हाल में खोले गए विभिन्न जलपान गृहों में नौकरी करते हैं। फिर भी जैसा कि बॉक्स में देखा कि हमने कि रोजगार की प्रवृत्तियां मोटे तौर पर निराशाजनक ही होती जा रही है। उसके बाद एक बॉक्स में भी दिया गया है कि सबसे अधिक गरीब लोग दक्षिण एशिया में रहते हैं और गरीबी की दर खास तौर पर भारत, नेपाल और बांग्लादेश में ऊंची है। जैसे कि एशिया की और प्रशांत देश क्षेत्रों में श्रम एवं सामाजिक प्रवृत्तियां 2005 नामक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट से में कहा गया कि उसमें कि इस रिपोर्ट में एशिया क्षेत्र में बढ़ते हुए रोजगार अंतर का स्पष्ट विश्लेषण किया गया है और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस क्षेत्र में प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि हुई है मगर उसके अनुसार कार्य के नए अवसर उत्पन्न ही नहीं हो सकते हैं। और वर्ष 2003 और 2004 के बीच एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 1.6% यानी 2.5 करोड़ रोजगार के अवसरों की वृद्धि हुई जबकि उनकी कुल संख्या 1.588 अरब थी जो कि 7% से अधिक की वृद्धि दर को देखते हुए हुई थी। उसके बाद भूमंडलीकरण और राजनीतिक परिवर्तन में बारे में देखें तो भूतपूर्व समाजवादी विश्व का विघटन अनेक दृष्टियों से एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था जिसने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया। फलस्वरूप भूमंडलीकरण को सहारा देने वाले आर्थिक नीतियों के प्रति एक विशिष्ट आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो गया और इससे परिवर्तनों को अक्सर नव उदारवादी आर्थिक उपाय कहा जाता है। हम पहले यह देख चुके हैं कि भारत में उदारीकरण की नीति के अंतर्गत क्या क्या ठोस कदम उठाए जाएं और मोटे तौर पर इन नीतियों में मुक्त उद्यम संबंधी राजनीतिक दूरदर्शी प्रतिबिंबित होती है और यह विश्वास किया जाता है कि बाजार की शक्तियों का निर्बाध शासन कुशल एवं न्यायसंगत होगा और इसलिए यह दूरदर्शिता पूर्ण नीति के अंतर्गत राज्य की ओर से विनियम और आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी दोनों ही आलोचना करती है और इस अर्थ में भूमंडलीकरण की मौजूदा प्रक्रिया में राजनीतिक दूरदर्शिता उतनी ही है जितनी की आर्थिक दूरदर्शिता है। तथापि वर्तमान भूमंडलीकरण से भिन्न भूमंडलीकरण भी संभावनाएं हैं और इस प्रकार एक समावेशनात्मक भूमंडलीकरण की भी संकल्पना कर सकते हैं जिसमें समाज के सभी अनुभागों का समावेशन होता है। भूमंडलीकरण के साथ एक अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम भी घटित हो रहा है, वह है राजनीतिक संयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रचना तंत्र है और इस संबंध में यूरोपीय संघ और दक्षिण एशियाई राष्ट्र संघ यानी एशियान और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन यानी सार्क ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो क्षेत्रीय संघों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का उदय भी एक अन्य राजनीतिक आयाम प्रस्तुत करता है। अतः सरकारी संगठन एक ऐसा निकाय है जो कि सहभागी सरकारों द्वारा स्थापित किया जाता है और जिसे एक विशिष्ट परराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र पर नजर रखने या उसे विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती। उदाहरण के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को व्यापार प्रथाओं पर लागू होने वाले नियमों के संबंध में अधिकाधिक भूमिका सौंपी जा रही है और जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन। अतः सरकारी संगठनों में इस रूप से भिन्न है कि वे सरकारी संस्थाओं से संबंध नहीं होते हैं बल्कि स्वयं स्वतंत्र संगठन होते हैं
जो नीतिगत निर्णय लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी विचार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों में से कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठन है जैसे कि ग्रीन पीस है, उसके बाद ग्रीन पीस के अलावा दी रेड क्रॉस है, उसके बाद एमनेस्टी नेशनल तथा मेडिसिस सैन्य फ्रंटियर है और फ्रंटियर डॉक्टर्स विदाउट बोर्ड है और इनमें कुछ और भी जानकारियां प्राप्त होती है। उसके बाद भूमंडलीकरण और संस्कृति के बारे में देखें। भूमंडलीकरण संस्कृति को कई प्रकार से प्रभावित करता है। हम पहले देख चुके हैं कि युगों से भारतीय संस्कृति के प्रभावों से प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाए हुए हैं और इसी के फलस्वरूप वह सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होता रहा है। पिछले दशक में कई बड़े बड़े सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं जिससे यह डर पैदा हो गया है कि कहीं हमारी स्थानीय संस्कृतियां पीछे न छूट जाए और हमने यह भी देखा कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा कूपमंडूक यानी जीवन भर कुएं में रहने वाले उस मेढक की स्थिति से सावधान रहने की शिक्षा देती रहती है जो कुएं से बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता और हर बाहरी वस्तु के लिए शंकालु बना रहता है। वह किसी से बात भी नहीं करता और किसी से भी किसी विषय पर तर्क वितर्क भी नहीं करता। वह तो बस बाहरी दुनिया पर केवल संदेह ही करता है और जानता है। उसके बाद सौभाग्य से हम आज भी अपनी परंपरागत खुली अभिवृत्ति अपनाए हुए हैं, इसलिए हमारे समाज में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं बल्कि कपड़ों, शैली, योग्य संगीत, फिल्म, भाषा, हाव भाव आदि के बारे में भी गर्मा गर्म बहस होती है। जैसे कि आपने अध्याय 1 और 2 में पढ़ा कि 19वीं सदी के सुधारक माने समाज सुधारक और प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता भी सांस्कृतिक तथा परंपरागत पर विचार विमर्श किया थे और कुछ मुद्दे आज भी कुछ दृष्टियों से वैसे ही हैं जैसे कि कुछ अन्य दृष्टियों में भिन्न भी है और शायद अंतर यही है कि अब परिवर्तन की व्यापकता और गहनता भिन्न है। उसके बाद सजातीकरण बनाम संस्कृति तथा भूस्थानीकरण के बारे में देखें। मुख्य रूप से यह दावा किया जाता है कि सभी संस्कृति एक सामान्य यानी सजातीय यानी होमोजिन्स हो जाएगी और कुछ अन्य का यह मत है कि संस्कृति की भूस्थानीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। भूस्थानीकरण का अर्थ है भूमंडलीय के साथ स्थानीय का मिश्रण। यह पूर्णतः स्वप्रवर्तित नहीं होती है और न ही भूमंडलीकरण के वाणिज्यिक हितों से इसका पूरी तरह संबंध विच्छेद किया जाता है। यह एक ऐसी रणनीति है जो अक्सर विदेशी फर्मों द्वारा अपना बाजार बढ़ाने के लिए स्थानीय परंपराओं के साथ बाहर में लाई जाती है। उसके बाद भारत में यह देखते हैं कि स्टॉम, उसके बाद MTV चैनल बी और कार्टून नेटवर्क जैसे अभी सभी विदेशी टेलीविजन चैनल भारतीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स भी भारत में अपने निरामिष और चिकन उत्पादन भी बेचता है। उसके बाद गोमांस के उत्पादन नहीं जो विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। नवरात्रि पर्व तो मैकडॉनल्ड्स विशुद्ध निरामिष हो जाता है। और संगीत के क्षेत्र में भांगड़ा पॉप, उसके बाद इंडियन पॉप, उसके बाद फ्यूजन म्यूजिक, यहाँ तक कि रिमिक्स गीतों की भी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखा जाता है। और हम पहले भी देख चुके हैं कि भारतीय संस्कृति की शक्ति उसके खुले उपागम में निहित है। और हम यह भी देखते हैं कि आधुनिक युग में हमारे समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता अपनी परंपरागत संस्कृति पर सक्रिय रूप से वाद विवाद करते हैं। संस्कृति को किसी ऐसे अपरिवर्तनशील एवं स्थिर सत्व के रूप में नहीं देखा जा सकता जो किसी सामाजिक परिवर्तन के कारण या ढह जाएगी और अथवा जो कि यानी अपरिवर्तित बनी रहेगी। और आज भी हम इस बात की अधिक संभावना है कि हमें कि भूमंडलीकरण के फलस्वरूप कुछ नई स्थानीय परंपरा ही नहीं बल्कि भूमंडलीय परंपराएं भी निर्मित होगी। और जेंडर और संस्कृति के बारे में देखें। सांस्कृतिक पहचान के एक निश्चित परंपरागत स्वरूप का समर्थन करने वाले लोग अक्सर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले भेदभाव, व्यवहारों और लोकतांत्रिक प्रथाओं को सांस्कृतिक पहचान का नाम देकर बचाव करते हैं। इस प्रकार की अनेक प्रथाएं प्रचलित रही है, जैसे सती प्रथा से लेकर महिलाओं की शिक्षा तथा उन्हें सार्वजनिक कार्यकलापों से दूर रखना, महिलाओं के प्रति अन्यायपूर्ण प्रथाओं का समर्थन करने के लिए भूमंडलीकरण का हवा भी खारा नहीं किया जा सकता। सौभाग्य से भारत में यह एक लोकतांत्रिक परंपरा व संस्कृति को अछूत रखने तथा एवं विकसित करने में सफल रहे हैं, जिससे कि हम संस्कृति को अधिक समावेशनात्मक एवं लोकतांत्रिक रूप से परिभाषित कर सकते हैं। उपभोग की संस्कृति के बारे में देखें
तो अक्सर जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो हम पहनावे, संगीत, नृत्य, खाद्य आदि पर चर्चा करते हैं, किंतु जैसे कि हम जानते हैं संस्कृति इन बातों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसका संबंध संपूर्ण जीवन शैली से है। और संस्कृति के दो रूप हैं जिनका उल्लेख भूमंडलीकरण विषयक किसी भी अध्याय में होना चाहिए। वे है उपभोगों की संस्कृति और निगमित संस्कृति और संस्कृति उपभोग की इस निर्णायक भूमिका पर विचार कीजिए जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में विशेष रूप से नगरों का एक रूप प्रदान करने की प्रक्रिया में अदा की जाती है। 1970 के दशक तक उत्पादन उद्योग नगरों की वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभा रही है, और लेकिन अब सांस्कृतिक उपभोगों यानी कला, खाद्य, फैशन, संगीत, पर्यटन उसके बाद अधिकतर नगरों की वृद्धि को एक आकार प्रदान करती है। और यह तथ्य भारत के सभी बड़े शहरों में विशाल बिक्री भंडारों और बहुविध सिनेमा घरों, मनोरंजन उद्यानों और जल क्रीड़ा स्थानों के विकास में आई तेजी से स्पष्ट होता है। और अधिक उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विज्ञापन और सामान्य रूप से जनसंपर्क के सभी माध्यम एक जैसी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें पैसा खर्च करना ही महत्वपूर्ण माना जाता है और पैसों को संभाल कर रखना अब कोई गुण नहीं होता है। उसके खरीदारी को समय बिताने की गतिविधि के रूप में सक्रियता से प्रोत्साहित किया जाता है। उसके बाद ब्रह्मांड सुंदरी यानी मिस यूनिवर्स और विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड जैसे फैशन प्रतियोगिताओं के समारोह की उत्तरोत्तर सफलताओं के कारण फैशन, सौंदर्य प्रसाधन एवं स्वास्थ्य उत्पादों से संबंधित उद्योगों की अत्यधिक वृद्धि हुई है। नौजवान लड़कियां ऐश्वर्या राय और सुस्मिता सेन बनने का सपना देख रही है और कौन बनेगा करोड़पति जैसे लोकप्रिय प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम से वास्तव में ऐसे प्रतीत होने लगा है कि कुछ ही खेलों में हमारा भाग्य बदल जाएगा। उसके बाद निगम संस्कृति के बारे में देखें। निगम संस्कृति प्रबंधन सिद्धांत की एक ऐसी शाखा है जो किसी फर्म के सभी सदस्यों को साथ लेकर एक अद्भुत संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के माध्यम से उत्पादकता और प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देने का प्रयत्न करती है। और ऐसा सोचा जाता है कि एक गतिशील निगम संस्कृति जिसमें कंपनी के कार्यक्रम, रीतियां एवं परंपराएं शामिल होती है, कर्मचारियों में वफादारी की भावना को बढ़ाती है और समूह एकता को प्रोत्साहित देती है। वह यह भी बताती है कि काम करने का तरीका क्या है और उत्पादों को कैसे बढ़ाया जा सकता है और उनको कैसे पैक किया जाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार और सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति के फलस्वरूप अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि हो जाने से भारत के महानगरों में ऐसे ऊर्ध्वगामी व्यवसायिक यानी प्रोफेशनलों का एक वर्ग बन गया है जो सॉफ्टवेयर कंपनियों, बहुराष्ट्रीय बैंकों, चार्ट लेखाकार फर्मों, उसके बाद स्टॉक बाजारों, यात्रा, फैशन, डिजाइन, मनोरंजन, मीडिया और अन्य सह संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत हैं। यह महत्वाकांक्षी व्यवसायिकों की कार्य अनुसूची अत्यंत तनावपूर्ण होती है। उनके वेतन भत्ते बहुत ज्यादा होते हैं और बाजार में तेजी से बढ़ते उपभोक्ता औद्योगिक उत्पादन के वे ही प्रमुख ग्राहक होते हैं। उसके बाद अनेक स्वदेशी शिल्प, साहित्य, परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं के खतरा के बारे में देखें तो सांस्कृतिक रूपों एवं भूमंडलीकरण के बीच एक अन्य संबंध अनेक स्वदेशी शिल्पों एवं साहित्यिक परंपराओं और ज्ञान व्यवस्थाओं की दशा से दृष्टिगोचर होता है। तथापि यह याद रखना अभी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विकास में भूमंडलीकरण की अवस्था से पहले भी परंपरागत सांस्कृतिक रूपों और उन पर आधारित व्यवसायों में अपनी घुसपैठ बना ली थी, लेकिन अब परिवर्तन का अनुपात और उसकी गहनता अत्यधिक तीव्र है। उदाहरण के लिए लगभग 30 थिएटर समूह जो मुंबई महानगर के परेल और गिरगांव की पहाड़ मिलों के इलाकों के आसपास सक्रिय थे, अब निष्क्रिय एवं समाप्त हो गए हैं क्योंकि इन इलाकों के मिल मजदूरों में से अधिकांश लोगों की नौकरी खत्म हो चुकी है। कुछ वर्ष पहले आंध्र प्रदेश के करीमनगर जिले से सरसीला गांव और उसी राज्य के मेढक जिले के डुबक्का गांव के प्रारंभिक बुनकरों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में आत्महत्या किए जाने की खबर मिली थी। और इसका कारण यह था कि इन बुनकरों के पास बदलती हुई उपभोक्ता रुचियों के लिए अनुरूप अपने आप को ढालने और विधु घरों से मुकाबला करने के लिए प्रौद्योगिकी के निवेश करने की कोई साधन नहीं थे। और इसी प्रकार परंपरागत ज्ञान व्यवसायों के विभिन्न रूप जो विशेष रूप से आयुर्विज्ञान और कृषि के क्षेत्रों से संबंधित है और सुरक्षित रखे गए
हैं और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सौंपे जाते हैं। और तुलसी, रुद्राक्ष, हल्दी और बासमती चावल के प्रयोग को पेटेंट कराने के लिए हाल ही में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो प्रयत्न किए गए हैं उनसे स्वदेशी ज्ञान व्यवस्थाओं के आधार को बेचने की आवश्यकता प्रकाश में लाई गई है। उसके बाद भूमंडलीकरण ने जिन विभिन्न और जटिल रूपों में हमारे जीवन को प्रभावित किया है उससे संक्षेप में प्रस्तुत करना आसान नहीं है। कोई ऐसा प्रयास भी नहीं करेगा और इसलिए यह काम अपने आप में ही छोड़ा जाता है। और हमने यह इस अध्याय में उद्योग और कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभावों के बारे में विस्तार से चर्चा भी की है। आपको भारत में भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन की कहानी जानने के अध्याय 4 और 5 पर भी निर्भर होना होगा। और यह कहानी को दोहराते हुए समय अपनी आप समाजशास्त्रीय कल्पना शक्ति को भी प्रयोग करना होगा। एक पक्ष में है कि हमारे डोमबारी समुदाय की हालत बहुत खराब है और टेलीविजन और रेडियो ने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। किसी का कहानी होगा और हम काला बाजारी तो देखते ही हैं मगर लेकिन सर्कस और टेलीविजन के कारण जो अब दूर दराज के गांवों और बस्तियों तक पहुंच गए हैं, हमारे कर्तव्य को कोई देखा पसंद नहीं करता। और हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले हमें अल्पवृत्ति ही नहीं मिलती है। और जो लोग हमारा खेल तमाशा देखते हैं पर केवल मनोरंजन के लिए और वे हमें उसके बदले में कोई पैसा भी नहीं देते, वे इस बात पर भी परवाह नहीं करते कि हम भूखे हैं और इसलिए हमारा धंधा चौपट हो गया। जो ये कारीगरों ने अपने कुछ संदेश दिए थे।